कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, इस छुपने छुपाने के खेल में जाने कितने रिश्ते ढह गए। कुछ समझ गए कुछ समझा गए, कुछ नासमझी करते रह गए, तूफान की आहट सुनकर ही कुछ बिन बरसात ही बह गए। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वास। आज आपका नया चैप्टर नंबर सिस्टम चालू होगा। नंबर सिस्टम जिसे क्या बोलते हैं हम लोग भाई? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। वैसे तो संख्या पद्धति का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन हमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो वनडे एग्जाम होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है। और इसमें हम क्या करेंगे भाई? जिस तरीके से हमने इन संख्याओं को बांट के रखा है उस तरीके से वन बाय वन इन संख्याओं को हम पढ़ेंगे। इसके बाद आगे की प्रक्रिया देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं संख्याओं से। तो संख्याओं में तीन प्रकार की संख्याएं होती हैं। पहला वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कंपोजिट नंबर। तो बारी बारी से सबका अंग्रेजी इसके साथ हम लिखेंगे बाद में। इस तरीके से इसका विभाजन जो हमने किया है इसको आप देख लीजिए, फिर हम इसको इरेज करके वन बाय वन करके चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो संख्याओं में भाई पहली हेडिंग है, हम क्या पढ़ेंगे? संख्याएं। संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, बोलते हैं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं भाई? कैपिटल आर से। और संख्याओं की अगर परिभाषा पे आए तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्याएं प्राप्त हो। क्या? ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो। उन्हें क्या कहा जाता है भाई? वास्तविक संख्याएं। अब इसमें एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे मान लो हम 5 को ले लिए। 5 रियल नंबर, 5 का स्क्वायर करेंगे क्या? वास्तविक संख्या यानी धनात्मक संख्या। 25 क्या है? धनात्मक संख्या। अगर हम -6 ले लिए और -6 का भी स्क्वायर कर रहे हैं, कितना आ रहा है? 36। ये भी किसमें है? धनात्मक है। इसी तरीके से हम ले लिए -5/8 ले लिए और इसका स्क्वायर करके देखते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/64। ये भी क्या है? प्लस। ये भी क्या है? प्लस। तो ये भी प्लस। तो माने ऐसी संख्याएं जो जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो उसे क्या करेंगे भाई? वास्तविक संख्याएं कहेंगे। अब दूसरा संख्या पे आते हैं। अगर वास्तविक संख्याएं हो गई तब काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? अच्छा, वास्तविक संख्याओं से को किससे डिनोट करेंगे? आर से। तो आइए देखते हैं अब काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। काल्पनिक संख्याएं या इसी को क्या बोलते हैं भाई? अवास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं जिसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स। काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं जिसे बोलेंगे हम लोग इमेजिनरी नंबर। तो इनके बारे में देखते हैं। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त हो।
ऋणात्मक मान प्राप्त हो, क्या कहलाती भाई? अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त हो, काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, माइनस में अगर हम 6 को रूट में लेते हैं और इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होता है? हमें -6 प्राप्त होता है। दूसरी कोई संख्या ले लें, माइनस अगर 10 ले लिए वो भी रूट में, तो -10 क्या है भाई? काल्पनिक संख्या। क्यों है? क्योंकि जैसे ही इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा? रूट तो स्क्वायर से हट जाएगा और आएगा कितना? -10। और ये क्या है? ऋणात्मक है। एक और लेते हैं, मान लीजिए माइनस में रूट में -15 ले लिए और -15 क्या होगी? काल्पनिक संख्या होगी। क्यों होगी भाई? क्योंकि जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे ये क्या हो जाएगी? -15। तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त हो उसे काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है भाई? सम्मिश्र संख्याएं इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई? वास्तविक संख्याएं, जिसे किससे डिनोट करते हैं? जड़ से। और कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई? कंपोजिट नंबर यानी सम्मिश्र संख्या बराबर अगर हम देखें, सम्मिश्र बराबर अगर देखें तो काल्पनिक संख्याएं प्लस वास्तविक संख्याएं। सम्मिश्र संख्याओं किससे? जड़ से। हाँ, तो ऐसी संख्याएं जिनमें काल्पनिक संख्याएं तथा वास्तविक संख्याएं दोनों प्रकार की संख्याएं पाए जाएं उसे क्या कहते हैं भाई? सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। जैसे 5 प्लस माइनस में √3 कॉमा -3 माइनस में √-3। अगला माइनस में 5 प्लस रूट में 15 -15। आगे -6 प्लस रूट में -8। तो ये सब संख्याएं क्या है भाई? आपकी कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की अगर परिभाषा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो ऐसी संख्याएं जिनमें काल्पनिक तथा वास्तविक संख्याएं दोनों प्रकार की पाई जाएं वे क्या कहलाएंगी? सम्मिश्र संख्याएं कहलाएंगी। तो आइए अब देखते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्याओं में हमने पहली बात जो की थी, वास्तविक संख्याओं में हमने पहले किन संख्याओं का बात किया था भाई? प्राकृतिक संख्याओं का। तो प्राकृतिक संख्याएं, अब प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है? इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं भाई? n से। अगर कहीं डिनोट करना हुआ नेचुरल नंबर को तो किससे डिनोट करेंगे?
n से। अच्छा, ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं, व्यक्तियों या किसी और प्रकार की चीजों को गिनने के काम आए उन्हें क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। तो क्या हुआ भाई? ऐसी संख्याएं जो किसी व्यक्ति या वस्तु को गिनने के काम में ली जाए प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे n बराबर अगर लिखें 1 2 3 4 5 डैश 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 कहां तक? अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं भाई? अगर हम परिभाषा इसका लिखना चाहें, ऐसी संख्याएं जो किसी व्यक्ति या वस्तु आदि को गिनने के काम में ली जाएं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अच्छा भाई, अब यह प्रश्न होता है कि प्राकृतिक संख्याओं का खोज किसने किया? प्राकृतिक संख्याओं का खोज पाइनेस नाम के एक व्यक्ति ने किया था। क्या नाम था भाई? खोजकर्ता का क्या नाम था इनके? प्राकृतिक संख्याओं की खोज किसने की भाई? पाइनोस नाम के एक व्यक्ति थे, पाइनोस। इन्होंने क्या किया था भाई? प्राकृतिक संख्याओं की खोज की थी। तो अब आगे देखते हैं हम पूर्ण संख्या। अब हम देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को क्या लिखते हैं भाई? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब पूर्ण संख्या के बारे में देखते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो भी ऐड कर दिया जाए। ऐसी संख्याएं जिनमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी रख दिया जाए, क्या हो जाएंगी वो भाई? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। पूर्ण क्यों होगा भाई? प्राकृतिक संख्या के साथ हमने क्या कर दिया? जीरो रख दिया। क्या किया? प्राकृतिक संख्या क्या थी? प्राकृतिक संख्याओं को किससे नोट कर देते भाई? n से। n में जैसे ही हम जीरो ऐड किए क्या हो गई? ये तुरंत पूर्ण संख्या हो गई। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें शून्य भी शामिल हो, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, ये संख्याएं क्या हो गई भाई? हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई। और पूर्ण संख्याओं को हम किससे डिनोट करते हैं? W से। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं या पूर्णांक क्या होता है? अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती भाई?
पूर्णांक संख्याएं, इसको बोलते हैं हम इंटीजर्स नंबर्स। इंटीजर नंबर्स, इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें माइनस वाली संख्याओं के साथ जीरो वाली संख्याएं तथा प्राकृतिक संख्याएं पाई जाएं, वो क्या होंगी? आपकी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। माने अगर परिभाषा इसका लिखे तो ऐसी संख्याएं जिनमें माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्याएं पाई जाएं, उन्हें क्या कहते हैं भाई? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और इसे किससे डिनोट करते हैं भाई? जेड से। इंटीजर्स को क्यों जेड से डिनोट करते हैं भाई? इसके जो खोजकर्ता थे इंटीजर संख्याओं के, वो खोजकर्ता क्या थे भाई? जेहलीन नामक के एक व्यक्ति थे, तो उनके ही नाम पे, उनके सम्मान में इनके नाम पे जेड रख दिया गया था। क्या? इंटीजर्स पूर्णांक संख्याओं को जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड बराबर क्या होता है आपका? जेड बराबर होता है माइनस अनंत से -3, -2, -1, माइनस मतलब जीरो, जीरो ना तो प्लस ना तो माइनस, फिर इसके बाद +1, +2, +3 डैश 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 अनंत तक। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है भाई? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की जो भी संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं? आपकी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, इसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, उन्हें क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं कहेंगे। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं भाई? अच्छा, इसमें एक चीज और, जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, माने जो Q होगा वो कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 रख दिया जाए तो वो संख्या क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है। अपरिमेय जिसको बोलते हैं, वो संख्या क्या हो जाती है? आपकी अपरिभाषित हो जाती है, माने उस संख्या का कोई अस्तित्व तो नहीं रहता है कि नहीं है। तो इसलिए क्या है भाई? यहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0, इसमें ये शर्त होनी चाहिए। यानी अगर हम एग्जाम्पल का देखें इसका, तो 1/2, 3/4, 1, 5, 6। अब भाई प्रश्न उठता है 1, 5, 6 क्यों होगा? 1, 5, 6 इसलिए होगा क्योंकि इसका बटा 1 कर सकते हैं अपने मन से, तो इसलिए ये भी परिमेय संख्या में आ जाएगी। आगे 6/7, इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं इसके नीचे 0 ना हो, वो संख्याएं सभी क्या है? परिमेय संख्याएं होती हैं। अच्छा, अब इसके आगे चलते हैं।
अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं तब? अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं भैया? अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर ऐसी संख्याएं जिन्हें P बाई क्यू के रूप में प्रदर्शित ना किया जा सके। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनको P बाई क्यू के रूप में प्रदर्शित ना किया जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। √2, √11, इसके बाद आपकी संख्याएं जो आएंगी √61, √17, इस तरीके की जितनी भी संख्याएं होंगी, माने रूट में भी रहे और अभाज्य संख्या रहे, वही क्या हो जाएंगी भाई? आपकी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि इनका जब भी मान निकालोगे दशमलव के आगे बढ़ती चली जाती है निरंतर, इसलिए ये क्या मानी जाती है? अपरिमेय संख्याएं मानी जाती है। अभाज्य संख्याएं, इन्हीं संख्याओं को क्या बोलते हैं भाई? रूढ़ संख्याएं। अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जिनमें केवल स्वयं या एक का भाग जाए। भाग जाने का मतलब इन संख्याओं के अलावा वो किसी और संख्या से ना कटे, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 7, 11, 13, 17, इसके बाद 61, फिर इसके बाद इस तरीके की जितनी भी संख्याएं हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से नहीं कटती हैं, वो सब क्या है भाई? आपकी अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं भाई भाज्य संख्याओं को? संयुक्त संख्याएं, संयुक्त संख्याएं या यौगिक संख्याएं। इसका अंग्रेजी में नाम होता है आपका कंपोजिट नंबर्स। तो भाज्य संख्याएं, संयुक्त संख्याएं या यौगिक संख्याएं, कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
अब इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है आपका, इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका, 4, 8, 12, 16 etc, जितनी भी संख्याएं जिनका गुणनखंड संभव हो क्या है आपकी भाज्य संख्याएं हैं। अब सह अभाज्य संख्याएं देखते हैं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं भाई, सह का मतलब क्या होता है भाई, साथ साथ। तो ऐसी संख्याएं जो आस पास हों उनको क्या बोलेंगे भाई, सह अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। ऐसी संख्याएं, या इन्हीं को दूसरे शब्दों में अपेक्षित अभाज्य संख्याएं भी बोलते हैं, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं, बस सह अभाज्य संख्या हम पढ़ते हैं। इसी में एक दूसरा भी तरीका आता है आपका, युग्म जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो इन सबको ना पढ़ते हुए बस एक संख्या को पढ़ेंगे, क्या, सह अभाज्य संख्याएं। हालांकि इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। इसलिए हम क्या करेंगे भाई, खाली सह अभाज्य संख्याएं पढ़ेंगे। तो सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं इसको बोलते हैं भाई को प्राइम नंबर। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका एक के अलावा किसी और का भाग ना जाए, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाए, वो क्या कहलाती हैं भाई, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और इसमें कौन कौन आ सकता है, कोई लगातार दो संख्या ले सकते हैं आप, कोई दो अभाज्य संख्या ले सकते हैं, या कोई एक भाज्य संख्या हो और कोई एक अभाज्य संख्या हो, वो भी क्या होंगी आपकी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक से भाग जाए, ऐसी संख्याएं मतलब ऐसी दो संख्या आप लेंगे, ऐसी दो संख्याएं लगातार जो हो या नहीं हो उससे कोई दिक्कत नहीं, ऐसी दो संख्याएं जिनमें केवल एक से भाग दिया जा सके, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में 19, 20, या ये दोनों क्या है आपस में भाई सहभाज्य हैं। 13, 17 ये भी क्या है आपस में सहभाज्य हैं। 25, 26 ये भी क्या है आपस में सहभाज्य हैं। तो इस तरीके से जितनी भी संख्याएं हो जिनमें केवल एक से एक बार में भाग दिया जा सके दोनों में, वही क्या होंगी सहभाज्य संख्याएं। देखिए इसमें 19 में आप एक बार में 2 से भाग दोगे तो 19 में नहीं जाएगा, इसमें तो किसी से नहीं जाएगा, इसमें 2 से जाएगा तो ये नहीं कटेगा। तो इसका मतलब क्या, केवल एक से, ऐसी दो संख्याएं जिनमें केवल एक से ही भाग दिया जा सके सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आइए पूर्ण संख्या देखते हैं। ये पूर्ण संख्या वो पूर्ण संख्या नहीं होल नंबर वाली, उसका इंग्लिश था होल नंबर। ये आपकी परफेक्ट संख्या है। क्या भाई, परफेक्ट संख्या यानी पूर्ण नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर पुनः वही संख्या हो, तो क्या होता है भाई, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग ब्रैकेट में स्वयं को छोड़कर
वही संख्या प्राप्त हो। पूर्ण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 6 को ले लेते हैं, तो 6 का गुणनखंड क्या होगा भाई? 6 का एक गुणनखंड होगा 1 गुना 6 कर लेंगे, दूसरा गुणनखंड होगा 2 गुना 3 कर लेंगे, और इसके बाद कोई गुणनखंड बच रहा है? नहीं बच रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आप इसमें से वही संख्या जो है काट लेंगे, मतलब हटा देंगे और सबको जोड़िए। तो 1 + 2 + 3 जोड़ते हैं, कितना आता है टोटल? 6 आता है। ये क्या हो गई आपकी? पूर्ण संख्या हो गई। एक और ले लेते हैं पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल, जैसे 28। अब 28 को आप तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा? पहली बात तो 1 गुना 28 मतलब 1 गुना 28, फिर 2 गुना 14, फिर इसके बाद 28 को और कैसे तोड़ सकते हैं भाई? 4 गुना 7 में। इसके अलावा आप कुछ टूट रहा है? 2 गुना 7 गुना 2, ऐसे तो नहीं टूटेगा, तो माने भाई टूट चुका। अब इससे ज्यादा संख्या नहीं टूटेगी। अब देखते हैं इसको तोड़ के, फिर जोड़ के देखते हैं। अब ये 28 यहां से हटा देंगे, जोड़ेंगे 1 + 2 + 14 + 4 गुना 7 + 7, तो 1 + 2 + 14 + 4 + 7, तो जोड़िए 4 3 7, माने 3 14 17, 17 7 24, 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना? 28। इसका मतलब क्या हो गया? ये पूर्ण संख्या है। तो इस तरीके से जोड़ के चेक कर लेंगे भाई, उनका गुणनखंड करेंगे और उनमें जो संख्याएं आती है, जो संभव गुणनखंड होंगे उनको करेंगे, और उनमें जो संख्याएं आती है, जो मेन संख्या होती है जिसका कर रहे हैं, उसको हटा देते हैं, बाकी सबको जोड़ देते हैं। अगर वो संख्या प्राप्त होती है तो पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। संख्या इसको बोलते हैं रामानुजम नंबर। वह न्यूनतम संख्या जिसे दो अलग अलग प्रकार के घनों के योग के रूप में लिखा जा सके, वो क्या होती है भाई? रामानुजम संख्या होती है। और सबसे छोटी रामानुजम संख्या क्या होती है आपका? 1729। तो इसको अगर हम तोड़ के देखें तो पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर इसके बारे में देखते हैं। ऐसी संख्या जिसे दो अलग अलग प्रकार के घन के योग के, जिसे दो अलग अलग प्रकार के घनों के योग से प्राप्त किया जा सके, रामानुजम संख्याएं कहलाती है। अब एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे 1729 को। सबसे छोटी रामानुजम संख्या क्या है भाई? 1729। अब इस 1729 को आप क्या कर सकते हो? 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, और इसके बाद इसका एक दूसरा भी फैक्टर हो सकता है आपका 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। तो 12 का क्यूब कितना होता है भाई? 12 का क्यूब होता है आपका 1728, और 1728 में जब आप जोड़ते हो 1729 हो जाता है। और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000, और 1000 में जब आप 9 का क्यूब जोड़ते हैं तो आता है 729, माने 1729, ये भी प्राप्त हो जाती है। तो अगर कहीं पे भी प्रश्न आ जाएगा, अगर कहीं पे आया कि सबसे छोटी रामानुजम संख्या क्या है? 1729। तो आगे बढ़े। अब एक संख्या और देख लेते हैं भाई, हैप्पी नंबर। वैसे तो इसका कहीं पे काम नहीं देखे आज तक, कहीं क्वेश्चन में भी हम नहीं देखे, फिलहाल ये संख्या है तो इसको हम पढ़ लेते हैं।
एक बार किसी एग्जाम में हमने देखा था इसको, तो पढ़ लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। हैप्पी नंबर्स, अब हैप्पी नंबर्स का खुश नंबर्स नहीं लिख सकते, खुश संख्याएं, तो आप हैप्पी ही नंबर्स रहने दीजिए। तो इसका परिभाषा क्या भाई, किसी संख्या के सभी अंकों के वर्गों का योग, किसी संख्या के सभी अंकों के वर्गों का योग करें और यह प्रक्रिया आगे तब तक करें जब तक कि अंतिम परिणाम एक ना आ जाए। योग करें और यह प्रक्रिया तब तक करें जब तक कि संख्या के वर्गों का योग एक ना प्राप्त हो। हैप्पी नंबर्स कहलाती हैं। तो फिर से देख लेते हैं, किसी संख्या के सभी अंकों के वर्गों का योग करें और यह प्रक्रिया तब तक करें जब तक कि संख्या के वर्गों का योग एक ना प्राप्त हो जाए। इसे ही क्या कहेंगे, हैप्पी नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम, जैसे 49 का देख लेते हैं। 49 एक हैप्पी नंबर है, तो इसे करके देखते हैं भाई, चेक करके देखते हैं वो हैप्पी नंबर है कि नहीं है। तो 49 को अगर हम लिखते हैं तो 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आपका कितना होता है 16 और 9 का स्क्वायर 81, दोनों को जोड़ देते हैं। तो दोनों को जोड़ने के बाद हमारी कितनी संख्याएं प्राप्त हुई भाई 130। दोनों को जोड़ने के बाद कितना हुआ 7 और ये कितना 97। अब क्या करेंगे भाई, इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे अलग अलग करके, तो 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब 9 का स्क्वायर 81 और 7 का स्क्वायर 49। अब इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है 9 1 10 8 4 12 12 1 13। अब 12 1 13 अगर आ गया, अब फिर क्या करेंगे, इस संख्या को बांटेंगे और आगे जोड़ेंगे। तो बांटते हैं अलग अलग करके जोड़ते हैं, तो 130 आया यहां से। 130 माने 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना 1, 3 का स्क्वायर 9 और 0 का स्क्वायर, तो 9 1 10। अब 10 और इसका 0 तो जोड़िए, 10 में इतना 0 जोड़ोगे तो 1 माने कितनी एक संख्या। तो क्या बोले थे भाई, ऐसी संख्याएं जिनका तब तक स्क्वायर करके जोड़ते हैं आपस में जब तक कि एक मान ना आ जाता है, क्या बोलते हैं भाई, उसको हैप्पी नंबर बोलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका हैप्पी नंबर हो गया। अब जितनी भी प्रकार की संख्याएं थी, अच्छा अब एक चीज और रह गया, सम और विषम संख्या क्या होती है। बच गया हमारा क्या, सम व विषम संख्या। सम व विषम संख्याएं, सम संख्याएं इसको बोलते हैं इवेन नंबर, इवेन नंबर्स। तो वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए, माने कट जाए, उसे क्या बोलेंगे भाई, सम संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, 2 4 6 8 इतना जहां तक क्या
ये सब क्या है आपका, अनंत तक जितनी भी संख्याएं आएंगी वे सब क्या होंगी, आपकी सम संख्याएं होती हैं। अब विषम संख्या देख लेते हैं। तो विषम संख्या में कुछ नहीं, बस ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग ना जाए वो क्या है, आपकी विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याएं देख लेते हैं। ऑड नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा ना कटे। पूरा पूरा माने पूर्णतया विभाजित ना हो। क्या कहलाती है भाई, विषम संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूर्णता विभाजित ना हो, या ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णता विभाजित ना हो। अब ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णता विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल में 3, 5, 7, 9 डैश 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 अनंत तक आपकी संख्याएं हो जाएंगी। तो हमारी जो संख्याएं थी उनका जो डिफिनीशन था वो यहाँ पे समाप्त होता है। आपको ये सब संख्याएं तैयार कर लेना है, और इन सब संख्याओं को तैयार करने के बाद हम आगे की प्रक्रिया देखेंगे। तो इस वीडियो में जितनी संख्याएं थी हमने उसको पूरा कवर किया है। आगे की जो वीडियो आएंगे हमने उसमें क्वेश्चन देखेंगे, इन संख्याओं पर आधारित जो भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।